हाँ जी, कंटिन्यू करें। आपको मैंने कल कुछ वी एवरेज और वी आर एम एस के फॉर्मूले लिखवाए थे ना। यस सर। क्या लिखवाया था? वी एवरेज का क्या फॉर्मूला लिखवाया था? हाँ जी, याद है क्या आपको? एन इंटू वी, वी इंटू डी एन बाई डी वी, ऐसा कुछ करके था ना, लाइक दैट। क्या लिखवाया था यार, एक बार बताओ तो। एन इंटू वी इंटू एफ ऑफ वी डी वी। हाँ, एफ ऑफ वी लिख दिया था उसको, डी एन बाई डी वी को। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो एफ ऑफ वी था ना, वो एक्चुअली डी वी एन बाई डी वी था। ठीक है, ध्यान रखना आप, डी एन बाई डी वी, इसको अपने एफ ऑफ वी लिखा था, डी एन बाई डी वी। दिस इज द फंक्शन ऑफ वी था, डी एन बाई डी वी इज द फंक्शन ऑफ वी, राइट? सही बात है गुरुबा। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको छोटा सा। लेट सपोज आपको ऐसा बोल दिया जाए कि एफ ऑफ वी इज एक्चुअली वन बाई एन इंटू डी एन बाई डी वी है। ठीक है, सुन लो मेरी बात। और एफ ऑफ वी वर्सेस वी कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे वी नोट पे खत्म हो जाता है, इसके आगे एफ ऑफ वी की वैल्यू 0 है, ये वी नोट बाई 2 है। जो सिमेट्रिक कर्व एक बच्चा बोल भी रहा था, ये वैल्यू एफ नोट है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बोल दिया, और मैंने आपको बोला कि वी एवरेज की वैल्यू क्या होगी, फाइंड वी एवरेज। तो वी एवरेज का हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे
डी एन बाई डी वी को एफ ऑफ वी लिखा था, और यहाँ पे एफ ऑफ वी 1/n इंटू डी एन बाई डी वी है, तो डी एन बाई डी वी जो एक्चुअली होगा वो n इंटू एफ ऑफ वी हो जाएगा, राइट? सुनना मेरी बात। तो ये एफ ऑफ वी कितना है हमारे पास? अरे समझ में आ रहा है वो बात? यार ये फॉर्मूले में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये आप है ना यहाँ पे 1/n लिख रहे हैं लेना। वो जितने भी फॉर्मूले लिखाए थे ना वहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, वो एक्चुअली 1/n से होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है? समझो मेरी बात। हाँ सर। वी आर भी, वी आर एम एस में भी, वी एवरेज में भी, और वी मोस्ट प्रोबेबल में भी 1/n कर दो वहाँ पे। सुन रहे हो ना? तो ये एफ ऑफ वी यहाँ पे किसके बराबर आएगा? ये अपने ग्राफ तो आपको पता ही है ना, इस ग्राफ का इक्वेशन निकालेंगे, इस ग्राफ का इक्वेशन निकालेंगे पहले। तो ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, तो एफ नॉट टू एफ नॉट अपॉन वी नॉट व्हेन v इज लेस देन वी नॉट बाई टू। सही बात है उस बार। और उसके बाद क्या आएगा ये माइनस का 2 एफ नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी। अच्छा यहाँ पे भी v आएगा, ये तो इसका स्लोप है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, इसके बाद वाले की इक्वेशन बना रहा हूँ, प्लस सी करोगे तो v की जगह वी नॉट करने पे ये 2 एफ नॉट आ जाएगा। समझ में आ गई तो बात? और v ग्रेटर देन वी नॉट बाई टू। अरे हाँ है ना, एंड लेस देन वी नॉट। और इसके बाद ये जीरो है, उसके बाद जीरो है व्हेन v ग्रेटर देन वी नॉट हो जाएगा। अरे हाँ है ना? हाँ सर। तो ये आएगा। अब आपको करना है इंटीग्रेशन, v एवरेज हो जाएगा 1/n v इंटू एफ ऑफ वी dv। तो ये लिमिट लगाओगे आप सबसे पहले 0 से वी नॉट बाई टू तक लगाओगे। समझ में आ रही है वो बात? इस इंटीग्रेशन में फिर आप लगाओगे कि वी नॉट बाई टू से वी नॉट तक, और जहाँ पे एफ ऑफ वी की वैल्यू ये पुट करोगे। सही बात है बात? इंटू डी पी डिवाइड बाई 1/n करोगे। तकलीफ है बेटा? मतलब इसमें n से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एफ ऑफ वी जो है ना वो एक्चुअली ये जो वैल्यूज आई है इनको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ पे n से भी मल्टीप्लाई कर देना, जो मैंने ये वैल्यूज रखी है ना इनको n से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा? सुन रहे हो मेरी बात? ये n भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एफ ऑफ वी जो रखा है वो इनका स्लोप लिखा है अपन ने इन लाइंस का, और ये एफ ऑफ वी एक्चुअली 1/n इंटू डी एन बाई डी वी है। तो डी एन बाई डी वी जो n टाइम्स एफ ऑफ वी हो जाएगा। ठीक है बेटा? और फॉर्मूले में आगे 1/n है तो वो n से n कैंसिल हो जाएगा। कर लोगे ना आप लोग? नेक्स्ट इज अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? मतलब फ्रीडम है, मूव करने की फ्रीडम। समझ में आ रही है बेटा बात? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर देयर? हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? समझ में आ रही है बेटा बात? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब a molecule is free to move in how many mode of motion? सही बात है गलत बात? या रिप्लाई नहीं कर रहे आज तुम लोग? थोड़ा यस सर नो सर तो बोलते रहो कम से कम। यस सर। हाउ मेनी मोड ऑफ मोशन? जिसमें आप उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर सको। जैसे कि मैं एक बात करूं, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल बस एक मूव कर सकता है। सही बात है गलत बात? ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा अपन उसी को एक एक्सिस मान लेते हैं। दैट इज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी को अपन एक्सिस मान लेते हैं। अरे हाँ है ना? देयर इज ए सिंगल वन डायमेंशनल, अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है बस, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। समझ में आ रही है तो बात? इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। बस जिस भी डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है m मास का मॉलिक्यूल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। बस यही होगा। सही बात है गलत बात? तो ये वन डायमेंशनल मोशन के लिए हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं, मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करना, लेकिन अगर मैं एक कोई पार्टिकल को ये कह दूं कि ये एक प्लेन में मूव कर सकता है, एक्स वाई प्लेन में, उड़ नहीं सकता, जैसे इंसान है, इंसान केवल ग्राउंड पे मूव कर सकते हैं, राइट? तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2। उड़ नहीं सकता, ये पक्षी जो होता है वो उड़ सकता है। सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना? तो यस इसका डिग्री सर। ऑफ फ्रीडम 2 होगा। दिस इज फ्री टू मूव इन 2 डायमेंशन। अगर कोई उड़ सकता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। ठीक है ना? ये एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अपन बताएंगे जब भी इसका मोशन होगा, तो अपन एक्स वाई जेड से बताएंगे। सुन रहे हो मेरी बात? इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई से बता सकते हैं, जेड फिक्स है इसका। इसमें केवल एक से ही बता सकते हैं, ये एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर सकता है। अरे हाँ है ना? तकलीफ है बेटा? यस सर। तो अगर अपन गैस मॉलिक्यूल की बात करें, तो जो गैस मॉलिक्यूल होता है वो उड़ भी सकता है, मतलब वो फ्री टू मूव है इन 3 डायमेंशन। सही बात है गलत बात? कोई भी कंटेनर यस के अंदर सर। एक गैस मॉलिक्यूल है, तो वो 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है। वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, या फिर कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए आप, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो उसकी 3 डायमेंशन होगी। तो कोई भी सिंगल गैस मॉलिक्यूल, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। ये 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। सही बात है गलत बात? तो ये जिस भी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के अपन 3 कंपोनेंट ले सकते हैं। अरे हाँ है ना? हाँ सर। तो वैसे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। सही बात है? 3 कंपोनेंट ले ली। तकलीफ है बेटा? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। आज चूंकि है कि ये रैंडम मोशन कर रहा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वी एक्स का स्क्वायर जो है वो वी वाई के स्क्वायर के बराबर है, और वही वी जेड के स्क्वायर के बराबर। सही बात है गलत बात? क्योंकि ये कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। अरे हाँ है ना? इसलिए मैं ये कह हाँ सकता सर। हूँ कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 डायरेक्शन की वजह से है।
तो इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसका एक्चुअली ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा, सुन रहे हो मेरी बात? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी लिखी है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और उसके 3 कंपोनेंट लिख सकता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 तरह के मोशन की वजह से है। सही बात है गलत बात? इसलिए इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। और कोई भी मॉलिक्यूल है, ये तो चलो सिंगल मॉलिक्यूल था, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सुन रहे हो मेरी बात, उसका भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगा। सही बात है गलत बात? रोटेशन की बात अलग है कि वो रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ ना कुछ, बट ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि एफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ट्रांसलेशनल फॉर एनी गैस इज 3, क्योंकि वो 3 डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी टाइप का हो फॉर एनी गैस। और एक सिंगल एटॉमिक मोनोएटॉमिक गैस जिसको बोलते हैं, उसके लिए केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर अपन बात करें इसके रोटेशन की, तो जैसे मान लेते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है अपनी कोई एक्सिस के अराउंड, तो इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे ना आप, सुन रहे हो मेरी बात? तो उसमें आई तो इसका 0 हो गया ना बेटा। सही बात है? बात आप लोग बोल नहीं रहे हो। हाँ अगर ये मोनोएटॉमिक गैस है तो ये मूव भी कर रहा है, लेट अस सपोज ये मॉलिक्यूल अपनी कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, लेकिन मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल, अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा ना, आइडियल गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। सही बात है गलत बात? तो वेरी स्मॉल मतलब इसका साइज जो है वो नेग्लिजिबल है। तो इसका अगर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो आई की वैल्यू तो 0 होगी ना इसके लिए। सही बात है गलत बात? तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सही बात है गलत बात? और मोनोएटॉमिक गैस only translational degree of freedom exists. F total is equal to F translational is equal to 3. सही बात है गलत बात? यस सर। और अपन इसी को लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो इसके ऊपर हेडिंग ये डाल लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताऊं आपको क्या होता है? यस। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आप लोग बता सकते हो क्या होता है ये लॉ? किसी को पता है क्या? सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F by 2 और यही है क्या? क्या बेटा दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी F by 2 RT। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है ना आइडियल गैस में। आइडियल गैस में जो भी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है। हाँ सर वही काइनेटिक एनर्जी। हाँ, द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी मॉलिक्यूल के पास जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और उसकी जो भी टोटल एनर्जी है वो उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली डिवाइडेड है एक्चुअली। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं ये कहूँ कि किसी मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अरे हाँ है ना, और उसके पास 24 जूल काइनेटिक एनर्जी है। एक मॉलिक्यूल के पास 24 जूल काइनेटिक एनर्जी है और उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 3 है और 24 है। सही बात है गलत बात? तो हम ये कहेंगे कि हाफ एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी जेड का स्क्वायर, ये वैल्यू 24 है। और हमें ये पता है कि वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर बराबर है। सही बात है गलत बात? तो हाफ एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर 8, हाफ एम इंटू वी वाई का स्क्वायर 8, हाफ एम इंटू वी जेड का स्क्वायर 8, 8 प्लस 8 प्लस 24।
सही बात है गलत बात? ये बोल रहा है। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली यही कहता है कि जो भी टोटल एनर्जी है वो जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं उन सभी की वजह से इक्वली है। सही बात है गलत बात? कि अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो तीन तीन मतलब जो भी टोटल एनर्जी है उसको 3 पार्ट में बोल दो, 3 हिस्से कर दो, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी है। सही बात है गलत बात? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से उसके पास इतनी एनर्जी है। सही बात है गलत बात? आप लोगों को समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और इसने ये भी बोला कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इक्वली डिवाइडेड होती है जो भी टोटल एनर्जी होती है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ kT होती है कोई रूम टेम्परेचर पे। सही बात है गलत? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से जो पार्ट आएगा उसकी एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी हाफ kT होगी। तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेट अस सपोज f नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या यहाँ पे 3 है, किसी का f हो सकते हैं, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए f टाइम्स टोटल हाफ kT हो जाएगा, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से हाफ kT है। अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी? f टाइम्स हाफ kT हो जाएगी। समझ में आ रही है वो बात? यस सर। तो जैसे यहाँ पे 24 जूल एनर्जी है एक मॉलिक्यूल्स की, तो f इंटू 24 हाफ kT इज 24 एंड 1/2 इंटू kT इज 8। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से जो एनर्जी है वो 8 है, दैट इज इक्वल टू हाफ kT। और 3 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम था, इसलिए 3 इंटू हाफ kT इज इक्वल टू 24। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि एक रूम टेम्परेचर पे वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और उनकी जो भी एनर्जी होती है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर होती है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि जो भी टेम्परेचर की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। सही बात है गलत बात? इसलिए इन्होंने टेम्परेचर की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर दिया। सही बात है गलत बात? ये मैक्सवेल ने डिफाइन किया था। अरे सुन लो मेरी बात। हाँ सर। यस सर। सर तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये हो गया। अगर डाई एटॉमिक गैस है तो डाई एटॉमिक गैस में क्या हो गया बेटा कि ये 3 डायरेक्शन में मूव तो कर ही सकता है ये मॉलिक्यूल। ठीक है ना? ये इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, तो इसका मोशन तो हो ही सकता है 3 डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड। सही बात है बात? इसके साथ साथ ये रोटेशन भी हो सकता है, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। सही बात है बात? अब आप कहोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है बेटा। सुन रहे हो मेरी बात? तो इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 है। देखिए रोटेशनल की बात करें तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली 2 है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, आई अबाउट एक्स एक्सिस इज 0, आई अबाउट वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0, आई अबाउट जेड एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है गलत बात? तो इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गए। मतलब इसकी जो भी एनर्जी है ना वो 5 इक्वल भागों में है। समझ में आ रही है बात? लेट अस सपोज अगर मैं इसकी बोलूं कि इसके पास 25 जूल एनर्जी है, तो एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से 5 जूल, वाई एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से 5 जूल, और जेड एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से 5 जूल। थोड़ी सी क्लियर बढ़िया है ये। ठीक है, बिस्किट बिस्किट तो दे दे थोड़ा सा। अरे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये 3 तो ट्रांसलेशन की वजह से हो गया कि ये मॉलिक्यूल इधर उधर मूव भी कर सकता है बिना रोटेट किए हुए, भी रोटेट भी कर सकता है साथ साथ, और 2 रोटेशन की वजह से हो गया। तो जो भी इसके पास 25 जूल एनर्जी है उसके अपने 5 मतलब 5 हिस्से कर लिए। सही बात है? तो ये जो है वो हाफ m इंटू वी एक्स का स्क्वायर है, ये हाफ m इंटू वी वाई का स्क्वायर है, ये हाफ m इंटू वी जेड का स्क्वायर है,
ये हाफ आई अबाउट वाई इंटू ओमेगा अबाउट वाई का स्क्वायर। सही बात है बात। ये हाफ आई अबाउट जेड इंटू ओमेगा अबाउट जेड का स्क्वायर। सही बात है बात। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर। तकलीफ है क्या बेटा किसी को? अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यार नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आए हैं आज। RM2 के सारे बच्चे आए हैं क्या? नहीं अपने RM1 वाले बच्चे भी कम आए हैं। तो पूरे नहीं। RM1 हैं, पूरे नहीं आए ना? नहीं सर। नो सर। उत्कर्ष, दिवांशु, आलोक, रिद्धि, एक मानसवी। मानसवी नहीं आई आज, है ना? नहीं सर मैं हूँ। अच्छा हो क्या, तुम हो, ठीक है। 5 बच्चे तो ये नए बच्चे हैं। अर्पित तुम तो RM2 में होंगे। फारदीन, जिनको मैं नहीं जानता वो RM2 में है ऑब्वियसली। प्रतीक, तेजस, ये सब बच्चे RM2 के हैं। फारदीन, ये प्रतीक तुमने PP1 लिख रखा है। 12th के बच्चे हो क्या बेटा तुम? नहीं नहीं सर, वो गलती से पहले से लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, आगे चले। यस सर। हाँ तो सर। अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ये तो डाईएटॉमिक था, ये डाईएटॉमिक के लिए हो गया बेटा, ठीक है। डाईएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो पॉलीएटॉमिक में मतलब जैसे CO2 मॉलिक्यूल है तो CO2 क्या हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल हो गया ना, एक लाइन के अलोंग। सही बात है गलत बात? इसके बॉन्डिंग तो पॉलीएटॉमिक में लीनियर या नॉन लीनियर। और जैसे H2O की बात करें तो H2O नॉन लीनियर है। सही बात है गलत बात? H2O का ऐसा होता है ना मॉलिक्यूल, तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक है। ये भी ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है इसमें भी। तो लीनियर केस में क्या हो गया कि एक एक्सिस के अबाउट डिग्री ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही है, और ट्रांसलेशनल तो सभी के 3 होते ही हैं। सही बात है गलत बात? और इसमें किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं है। सही बात है गलत बात? तो इसके रोटेशनल भी 3 होंगे, तो टोटल 3 हो जाए 6 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो वाइब्रेशन की वजह से भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड के अबाउट, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है। सही बात है गलत बात? सर वो कोई एक्सिस के अलोंग ही होगा ना वाइब्रेशन? नहीं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब अपने बॉन्ड जो भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उनके अबाउट वाइब्रेट कर सकता है। जैसे ये इससे इतनी दूरी पे रहना चाहिए, R दूरी पे। सही बात है गलत बात? ये दोनों मॉलिक्यूल जो इन्होंने बॉन्ड बनाया तो इनके सेंटर के बीच की दूरी R है। अरे सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। लेकिन ये R कम ज्यादा हो सकती है। अगर थोड़ी सी कम होगी तो वापस इक्विलिब्रियम पे जाएगा। अरे हाँ है ना, वापस इक्विलिब्रियम पे जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, SHM टाइप। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगता है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से भी तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इक्वली ही मानी जाएगी। सही बात है गलत बात? इस जितने भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है उनकी वजह से इक्वली मानी जाएगी। सही बात है गलत बात?
इसलिए अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वहां पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंसीडर किया जाएगा, और जो भी एनर्जी है उसमें कुछ हिस्सा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से भी हम मानेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी जो भी टोटल है उसमें इतना भाग वाइब्रेशन की वजह से है। सही बात है गलत बात? लेकिन ऐसा होता है कि एट लो टेम्परेचर या एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0 एट लो टेम्परेचर। सही बात है गलत बात? तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से है, बट इट इज नॉन जीरो एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। सही बात है गलत बात? वेरी हाई टेम्परेचर मतलब जैसे कि 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वहां पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं। अरे हाँ है ना? समझो क्या मेरी बात? लेकिन इसका एज सच मतलब नहीं बता सकते। जैसे ट्रांसलेशन में तो अपन ने बता दिया कि 3 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और 2 अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये सब। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको उस फॉर्म में बताना मुश्किल है, लेकिन एक आधी किताब में मैंने ऐसा फॉर्मूला देखा है। मैंने अभी तक उसको यूज नहीं किया है क्योंकि आज तक कभी खास जरूरत पड़ी नहीं। The vibrational degree of freedom is 3n minus ft plus fr, translational plus rotational, और 3n where n is the number of molecules। तो जनरली वैसे अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करना होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि देयर आर 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अदरवाइज आपको यूज में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? ये मैंने एक बुक में देखा था कि where n is the number of molecules। तो मैक्सिमम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो 3n के बराबर होते हैं, और वो तब होते हैं जब मॉलिक्यूल टूटने की स्टेज में आ जाए। समझ में आ रही है बात? लेकिन इन चीजों पे आप कोई बहुत ज्यादा गौर मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे खास कोई यूज के नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मैंने बता ही दिया कि द टोटल एनर्जी, द टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वली पार्टीशन इनटू द अलाउड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ठीक है ना? टोटल एनर्जी अवेलेबल is equally partitioned into the allowed degree of freedoms। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सिंगल मॉलिक्यूल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT फॉर वन मॉलिक्यूल। और इसी को अपन हाफ RT भी बोल सकते हैं अगर 1 मोल है तो। सही बात है बोलना? अपन Na से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ kT है तो Na मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे तो R इज एक्चुअली K टाइम्स Na। ठीक है? हाँ सर। और अगर तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो टोटल एनर्जी पर मोल is F times half RT, तो F by 2 RT, this is for 1 mole। और अगर n मोल्स हैं तो F by 2 n RT और n मोल। सही बात है बराबर? ये एनर्जी टोटल बोल दो या काइनेटिक एनर्जी टोटल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा?
दिस इज बेसिकली द टोटल एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी ही है। तकलीफ है क्या भाई किसी को? No, नहीं sir. सर। छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। इसमें गैस है F1 जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इसमें गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है। ठीक है, इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, और इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2, टेम्परेचर T2, प्रेशर P2। ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है। ठीक है, एंड देयर आर टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है ना, एडियाबेटिक वॉल्स, बाहर से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, एडियाबेटिक एंड रिजिड वॉल्स, ऐसे बोल लिख देता हूँ कि कोई वाइब्रेशन नहीं है वॉल के अंदर। ठीक है, नाउ पार्टीशन इज रिमूव्ड। Partition is removed. Find final temperature of mixture.
हाँ जी, चले आगे, सॉल्व करूं। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एडियाबेटिक वॉल है, तो बाहर से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। सही बात है, गलत बात? और जो ये पार्ट, जो रिजिड वॉल है, इसका मतलब ये किसी को धक्का मुक्की भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है। सही बात है, गलत बात? में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना कोई वॉल का, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क। अरे सुन रहे हो मेरी बात? हाँ तो कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है, तो उसमें भी कोई एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि वर्क डन ही एक्चुअली एनर्जी का आदान प्रदान होता है, या फिर हीट का एक्सचेंज, एनर्जी का लेना देना होता है। में दो ही तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफर के, या तो हीट एक्सचेंज या फिर वर्क डन। सही बात है, गलत बात? तो इन दोनों तरीकों से इन्होंने खारिज कर दिया है कि ना तो हीट एक्सचेंज हो रही है और ना ही कोई वर्क डन हो रहा है। सही बात है, गलत बात? इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, E1 प्लस E2 इनिशियली इज इक्वल टू E फाइनली। सही बात है, गलत बात? इनिशियली सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी थी? पहली गैस की थी F1/2 N1R T1। दूसरी गैस की थी F2/2 N2R T2। दोनों गैस को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस है। अरे हाँ है ना? नॉन रिएक्टिंग गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स जितने पहले थे, इसके N1 और इसके N2, अभी भी नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है, क्योंकि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन नहीं किए हैं। अरे हाँ या ना? हाँ आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? हाँ अब सर। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलूं तो N1 प्लस N2 है। हाँ या ना? और अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो कितनी बोलूंगा? तो अब जो है काइनेटिक एनर्जी, लेट अस सपोज फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो अब मैं पहले की काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा, क्योंकि अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए अलग अलग ही लेना पड़ेगा मेरे को। पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम F1, दूसरे का डिग्री ऑफ फ्रीडम F2। तो पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम F1/2, उसके नंबर ऑफ मोल N1 R इंटू T फाइनल, जिस भी फाइनल टेम्परेचर पे आया सिस्टम, प्लस F2/2 N2 R इंटू T फाइनल। अरे हाँ या ना? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1 + 2। तकलीफ है बेटा किसी को? ये कैंसिल हो गया, तो T फाइनल हो गया हमारे पास F1/2, ये 2 भी कैंसिल कर दो यार, ठीक है। F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 अपॉन F1 N1 प्लस F2 N2। समझे क्या? दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, या फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तकलीफ है बेटा? आगे चलो। फाइनल वाला वापस बता दें बेटा। अपन ने इस पार्टीशन को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद क्या हुआ? ये पूरा सिस्टम का एक ही टेम्परेचर हो जाएगा, T फाइनल। इसमें नंबर ऑफ मोल पहली गैस के N1 होंगे, दूसरी गैस के N2 होंगे, क्योंकि वो रिएक्ट तो किए नहीं है।
सही बात है गलत बात? तो हाँ फाइनली सर। जो एनर्जी होगी इस सिस्टम की, उसमें पहली गैस की एनर्जी क्या होगी? क्योंकि पहली गैस का अब N1 मोल्स पूरे वॉल्यूम में फैल चुके हैं, तो F1/2 NR टी फाइनल, क्योंकि वो पहली गैस भी टी फाइनल पे है और दूसरी गैस भी टी फाइनल पे है, और दूसरी गैस की होगी ये वाली एनर्जी। सही बात है गलत बात? लेकिन एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, क्योंकि एनर्जी का कहीं आदान प्रदान नहीं हुआ, जो जितनी पहले एनर्जी थी उतनी बाद में होगी। सही बात है गलत बात? बस ऐसा हो सकता है कि किसी एक गैस से दूसरी गैस में चली गई हो, और पहले एनर्जी ये थी, फाइनली एनर्जी ये है, यहाँ से टी फाइनल निकाल लिया अपन ने। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, आगे चलो भाई। एक अपन स्टेट डिफाइन करते हैं कोई भी गैस की। स्टेट डिफाइन करने का मतलब कि अब जिस पोजीशन में है वहां की सारी चीजों को डिफाइन करना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, सही बात है गलत बात? एनर्जी, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। तकलीफ है क्या बेटा? तो ये इसके स्टेट फंक्शन हो गए, ये इस पर्टिकुलर स्टेट की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम। तकलीफ है भाई? ये सब हो गए इसके स्टेट फंक्शन जो इस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस गैस के साथ कुछ भी मैंने छेड़खानी की, इसमें से कोई एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया या इसमें एक मॉलिक्यूल को डाल दिया, तो एन चेंज हो जाएगा। सही बात है गलत बात? या फिर मैंने इसके सराउंडिंग को गर्म कर दिया जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो टी चेंज हो जाएगा। टी चेंज होगा तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपस में रिलेटेड होते हैं, ये क्वांटिटीज भी चेंज होगी। और जैसे अभी अभी हमने बताया कि एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो एनर्जी भी चेंज होगी। इस तरीके से कुछ भी अगर इन सभी फंक्शन में से मैं चेंज करता हूँ, तो इसकी अगर कोई भी चीज चेंज होती है इन सभी फंक्शन में से, तो ये कोई दूसरी स्टेट में आ गया। सही बात है गलत बात? तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे सारी चीजें डिफाइंड है, उनमें से अगर एक भी चीज चेंज हुई मतलब वो कोई दूसरी स्टेट में है। सही बात है गलत बात? अरे हाँ है ना? हाँ जैसे आप सभी फैमिली मेंबर्स रहते हो एक घर में, ठीक है ना? किसी की शादी हो गई, एक नई लड़की घर में आ गई, तो फैमिली की स्टेट चेंज हो गई है। सही बात है गलत बात? पहले 5 मेंबर थे, अब 6 मेंबर हो गए। शादी के बाद बच्चा हो गया, 7 मेंबर हो गए, तो अब दूसरी स्टेट आ गई है। सही बात है गलत बात? हाँ है ना? तो गैस की कोई भी स्टेट फंक्शन में चेंज करना मतलब उसकी स्टेट में चेंज कर दिया, और इस स्टेट में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ये स्टेट 1 है इसकी, इसमें सारी चीजें डिफाइंड है इसकी। ये स्टेट 2 है, इसमें ये चीजें स्टेट 2 में भी डिफाइंड है, परंतु इनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी, कोई एक वैल्यू डिफरेंट जरूर होगी। सही बात है गलत बात? अगर ये सारी वैल्यू सेम होगी इसका मतलब आपने स्टेट चेंज हुई नहीं। अरे हाँ है ना? वापस वही स्टेट है। समझ में आ रही है बात? और स्टेट चेंज की प्रोसेस को ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ये 2 प्रकार की है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। भाई ये सब चीजें आपको न बताऊं तो चलेगा या बता के चलूं? आपको पता है या फिर बताना जरूरी है, ये बताओ। पता है सर। तो अपन आगे सीधा कंटिन्यू करें? ठीक है, चलो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बता देता हूँ, फिर आगे अपन सीधा प्रोसेसेस पे जाते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है कि जैसे जैसे आपने किया, जैसे मान लेते हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 गए, तो कुछ भी प्रेशर चेंज किया होगा थोड़ा सा पहले, फिर आपने थोड़ा टेम्परेचर चेंज किया होगा, फिर कुछ भी चेंज किया होगा, तो हर जगह पे स्टेट डिफाइंड थी। थोड़ा सा प्रेशर चेंज करते हैं एक और स्टेट आ गई। सही बात है गलत बात?
फिर कुछ और चेंज किया, फिर एक स्टेट आ गई, फिर आपने कुछ और चेंज किया, फिर एक स्टेट आ गई। इस तरीके से हर जगह की स्टेट्स डिफाइंड थी और आपको पता था कि कहाँ से कैसे कैसे जाना है और यहाँ तक पहुंच गए इस फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब आप इसी प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो क्योंकि आपको हर जगह के ये पैरामीटर्स पता है, इन सबको नोट करते हुए चले हो आप। सही बात है गलत बात? इसी प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपने क्या चेंज किया था ये आपको पता है, तो इसी को रिवर्स कर दो, वापस उतना चेंज कर दो, यहाँ पे आ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाओगे, वापस चेंज कर दो, फिर यहाँ से यहाँ आ जाओगे। तो ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें अपन हर थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं, फिर वापस अपन उसको रिवर्स करके वापस स्टेज 1 में जा सकते हैं। सही बात गलत बात? तो ऐसी प्रोसेस को स्टेट 1 से स्टेट 2 गए और स्टेट 2 से अगर वापस आप स्टेट 1 में जा सकते हो तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे। सही बात है गलत बात? इरिवर्सिबल प्रोसेस ये हो गई कि स्टेट 1 से स्टेट 2 गए, हमें नहीं पता हम कैसे गए। अरे हाँ या ना, बीच की कहानी हमें नहीं पता कि हम कैसे गए। जैसे किसी ने एकदम पिस्टन दबा दिया, अब बीच में क्या क्या हुआ, कौन सी हीट एक्सचेंज हुई, क्या हुआ, कैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, इसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो स्टेज 2 से स्टेट 1 में वापस नहीं आ सकते हम क्योंकि हमें बीच की कहानी पता नहीं है, तो वापस कैसे आया जाता है ये अपने को पता नहीं है। अरे हाँ या ना, ऐसी प्रोसेस को अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे बोलते हैं। और हम जनरली हमारे सिलेबस में रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। सही बात है गलत बात? ताकि इसमें हर एक चीज को के बारे में अपने को पता चलता रहे। स्लो प्रोसेस जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा? केमिस्ट्री में वो आपको वो मिट्टी वाला एग्जांपल लेके समझाते हैं, है ना, कि पिस्टन के ऊपर मिट्टी पड़ी है और मिट्टी का एक एक कण उठाते गए, तो जैसे जैसे पिस्टन चलेगा हाँ वो एक स्लो हाँ प्रोसेस सर। होगा। हाँ सर। तो वो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये एक स्लो प्रोसेस होगी, जैसे आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहे हो। तो आगे चलते हैं अभी अपन। वर्क और हीट के बारे में सभी को पता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, या बताने की जरूरत है? पता है। अब मैं साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्यू पॉजिटिव है हीट, क्यू मतलब हीट, या फिर क्यू नेगेटिव है। क्यू पॉजिटिव फिजिक्स में कब होगा? व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम। सही बात है गलत बात? जब सिस्टम को हीट दी गई। और क्यू नेगेटिव का मतलब है हीट इज टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम। वर्क पॉजिटिव का मतलब है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। और वर्क नेगेटिव का मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है और ये कुछ प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस के दौरान हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुई? इंटरनल एनर्जी को अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, या फिर आप इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात? या फिर चेंज इन एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये सारी बातें एक ही है क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी होती है और वही एनर्जी होती है टोटल। सही बात है गलत बात? तो इंटरनल एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं? F/2 nRT। तो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सही बात है गलत बात? इसमें अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। अपन ये मानते हैं कि नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं। सही बात है गलत बात? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जस्ट F/2 nR डेल्टा T। अगर आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में गए हो तो इस बात से मैटर नहीं करता है कि आप किस तरीके से गए हो, बस आप ये देखिए कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो वहां से आप बता सकते हो कि डेल्टा यू में कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है। सही बात है गलत बात?
इसके अलावा अपने को डेल्टा यू के साथ साथ अपने को ये निकालना पड़ सकता है कि क्यू की वैल्यू क्या है और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। सही बात है बात। तो इसके लिए अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी का चेंज तो अपन बता सकते हैं, और Q और W में क्या चेंजेस आए, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 गया तो कितनी हीट का आदान प्रदान हुआ, कितना वर्क किया गया, ये सब चीजें मैटर करती है। सही बात है गलत बात। इसके अलावा टेम्परेचर में चेंज कितना आया। तो एक्चुअली ये ऐसा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन है। जैसे मान लेते हैं कि इस स्टेज 1 के अंदर हमारे पास सिस्टम था, इसको आपने Q हीट दी और इसने सराउंडिंग पे W वर्क किया। सही बात है गलत बात। तो आपने इतनी एनर्जी इसको दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इसने वर्क के रूप में यूज कर ली, तो बाकी एनर्जी क्या होगी, बाकी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी, वो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी। सही बात है गलत बात। तो जो आपने Q एनर्जी दी वो W प्लस डेल्टा यू में बट गई। सही बात है गलत बात। सुन रहे हो क्या मेरी बात। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अरे हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहा है यार, बोर हो रहे हो क्या तुम लोग। नहीं सर। तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। ज्यादा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं। नहीं नहीं सर। सर एक बार वर्क एक्सप्लेन कर दो क्या। वर्क एक्सप्लेन करूँ। यस सर। वही तो मैं बोल रहा था यार, कुछ छोड़ते हैं तो थोड़ा ऐसा दिक्कत होता है कि ऐसा लगता है कि देखिए एनर्जी एक्सचेंज के दो ही तरीके हो सकते हैं। ये सिस्टम जो है ना, वो सराउंडिंग के साथ दो ही तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, या तो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। सही बात है गलत बात। सुन रहे हैं मेरी यस बात। सर। भी जैसे हीट की फॉर्म में लिया, ये हीट की फॉर्म में दे भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बाहर क्यों नहीं दे सकता, बाहर भी दे सकता है। वर्क ये बाहर कर भी सकता है, या इसके ऊपर भी बाहर से वर्क हो सकता है। तो एक सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो ही तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। देयर आर ओनली टू मेथड टू एक्सचेंज द एनर्जी, फर्स्ट इज हीट एंड अनदर इज वर्क। सही बात है गलत बात। हीट क्या है, हीट एनर्जी एक्सचेंज है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हीट है भी एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी का जाना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा था वहां से, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, और इस फ्लो ऑफ एनर्जी को अपन हीट बोलते हैं। सही बात है गलत बात। यस सर। वर्क क्या है, इसके अलावा जितने भी तरीके हैं एनर्जी एक्सचेंज के, रेस्ट ऑल मेथड, वो सब वर्क में कंसीडर किए जाएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं कि एक ब्लॉक को आपने फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसके पास एनर्जी नहीं आई है, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से एनर्जी आई है। सही बात है गलत बात। ये वर्क है। सुनना मेरी बात। यस सर। वैसे ही गैस, ये गैस है, और इस गैस का टेम्परेचर हमने, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस का कोई सीन नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर लेट अस सपोज सेम है एक इंस्टेंट पे, तो बाहर से कोई एनर्जी का लेना या देना नहीं है, हीट की फॉर्म में कोई एनर्जी लेना देना नहीं है। तो जितनी एनर्जी आ रही है उतनी जा भी रही है। सही बात है गलत बात। अगर आ भी रही है तो उतनी जा भी रही है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है, परंतु सिस्टम को अपने कंप्रेस कर दिया। हाँ या ना। सिस्टम की डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो उनके बीच में नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होने लग गए, लाइक दैट, और इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब ये टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ा कि बाहर से कोई हीट आई है। सही बात है गलत बात। ये इसलिए बढ़ा कि आपने कंप्रेस कर दिया सिस्टम को। अरे हाँ या ना। हाँ सर। और ये टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी भी बढ़ गई। अब ये जो एनर्जी बढ़ी है ये वर्क की वजह से बढ़ी है, क्योंकि बाहर से सिस्टम पे वर्क किया गया है। अरे हाँ या ना। हीट एक्सचेंज नहीं हुई सिस्टम के साथ। समझ में आ रही है बात। हाँ सर।
तो ये कहानी है वर्क की। अब समझ में आया सभी को? यस सर। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, प्रोसेस पे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अब यहाँ पे बीच में ये प्रोसेस मैंने नहीं बताया। इंटरनल एनर्जी आप किसी भी प्रोसेस के लिए एक स्टेज का टेम्परेचर दूसरी स्टेज का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हो। और इंटरनल एनर्जी वर्क और हीट में ये रिलेशन होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब अपन ये डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं कि स्टेज 1 से स्टेज 2 गए, लेकिन कैसे कैसे गए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस आइसोकोरिक के बारे में। आइसोकोरिक है कि स्टेज 1 से स्टेज 2 गए, ठीक है ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 गए, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस थी, मतलब इसके बीच में हर जगह की स्टेट डिफाइंड थी। अरे सुन रहे हो मेरी बात? यस हर सर। जगह पे आपको पता थी, हर जगह पे इसके स्टेट फंक्शंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन ऐसा हुआ कि इसमें कुछ भी चेंज करो, कहीं पे वॉल्यूम का चेंज नहीं होना चाहिए। सही बात है? मतलब इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम भी फाइनल स्टेट के बराबर है और बीच की हर स्टेट में वही वॉल्यूम रहा है। तो इसी प्रोसेस को आइसोकोरिक कहा जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस सर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, कहीं पे वॉल्यूम जीरो चेंज हुआ ही नहीं। अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअली वर्क क्या होता है। जैसे लेट अस सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये पार्टीशन हो गया। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम चेंज केवल एक इस पिस्टन के मूव की वजह से हो रहा है। मैं बाकी दीवारों को एक बार कांस्टेंट रख रहा हूँ ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। समझ में आ रही है बात? और इसमें गैस भरी हुई है, तो इसमें गैस भरी हुई है, वो गैस क्या कर रही है, सभी जगह पे प्रेशर डाल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल पिस्टन पे डाल रही है, वो सभी दीवारों पे भी डाल रही है। सही बात है गलत बात? और प्रेशर होता है एक्चुअली कोलिजन की वजह से, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो सब जगह से टकरा रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो इसका एक हाँ प्रेशर सर। है और इस प्रेशर की वजह से इस पिस्टन पे भी फोर्स लग रहा है, बाकी दीवारों पे भी फोर्स लग रहा है, परंतु दीवारों का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सही बात है गलत बात? पिस्टन का ए एरिया है तो पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ पी इंटू ए लग रहा है। सुन लो मेरी बात? फोर्स यस दीवारों पे भी सर। लग रहा है लेकिन दीवारें मूव नहीं कर रही। अब थोड़ी देर में पिस्टन मूव कर गया डीएक्स। पिस्टन तो मूवेबल है, हो सकता है इस प्रेशर की वजह से मूव कर जाए, बाहर से भी कोई प्रेशर लग रहा होगा, परंतु मैं केवल गैस के प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ एक बार। तो ये मूव कर गया और ये फोर्स ड्यू टू गैस था। तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट मूव करते ही हम ये कह सकते हैं कि गैस के फोर्स की वजह से पिस्टन पे वर्क हो गया। सही बात है गलत बात? और जब सिस्टम वर्क करता है तो उस वर्क को अपन पॉजिटिव बोलते हैं। सही बात है गलत बात? तो ये वर्क यस आ गया एफ इंटू डी एक्स। तो एफ इंटू डी एक्स का मतलब क्या हो गया? पी इंटू ए डी एक्स। अब पिस्टन यहां से यहां आ गया तो ये ए डी एक्स क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, डीवी है ये। सही बात है गलत बात? इसलिए वर्क को अपन डिफाइन यस करते हैं पी डीवी। एक्चुअली वर्क एफ डी एक्स ही है, इसी को अपन थर्मोडायनेमिक्स में ड्राइव करके पी डीवी लिख देते हैं। सही बात है गलत बात? समझा। तो यहाँ पे पिस्टन है ही नहीं, इसमें चारों दीवारें फिक्स है। समझ में आ रही है बेटा बात? चारों दीवारें फिक्स है तो कहीं भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो गैस प्रेशर लगा भी रही है तो किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है कोई भी दीवार का। सही बात है गलत बात? तो डी डब्ल्यू जो है वो पी डीवी, और डीवी है ही नहीं इसलिए जीरो होगा, तो वर्क होगा ही नहीं। सिस्टम सराउंडिंग के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है वो दो ही तरीके से कर सकता है। सही बात है गलत बात? केवल हीट या वर्क। आपने इसमें एक तरीके को बैन कर दिया,
कि वर्क वाले मेथड से सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता। सही बात है गलत बात? तो जो भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करेगा वो केवल हीट वाले तरीके से करेगा। सही बात है गलत बात? अरे सुन रहे हो मेरी बात? हाँ यस सर। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे इंटरनल, पहले इसका टेम्परेचर T1 था और फिर टेम्परेचर चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि केवल वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें चेंज हो सकती है, और फाइनली टेम्परेचर T2 हो गया। तो हम बोलेंगे सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया। तो तुमने बोला कि इंटरनल एनर्जी तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो जो भी टेम्परेचर में चेंज आया उसके अकॉर्डिंग ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। अब मैंने ये बोला आपको कि सिस्टम वर्क के तरीके से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो जो भी एनर्जी एक्सचेंज हुआ है वो हीट की वजह से हुआ है, W तो 0 है। सही बात है गलत बात? और आपने बोला कि इतना एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U, कि ये एनर्जी एक्सचेंज हीट की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे हीट की वैल्यू भी किसके बराबर होगी? F/2 NR डेल्टा। और ये Q मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज है। सही बात है गलत बात? अच्छा, कोई एनर्जी को हीट कब तक बोला जाता है, ये पता है आपको? कोई एनर्जी को हीट कब तक बोला जाता है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उस फ्लो ऑफ एनर्जी को हीट बोला जा सकता है। लेकिन अगर एक बार एनर्जी सिस्टम में चली गई तो अब वो हीट नहीं है, अब वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन गई है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हीट बस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हीट बोला जाता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। सही बात है गलत बात? तो ये जो Q है ना, ये हीट फ्लो है या एनर्जी फ्लो है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। सही बात है गलत बात? इसको हीट बोल सकता हूँ या फिर ये बोल सकता हूँ कि एनर्जी फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सही बात है गलत बात? और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क हमेशा 0 होगा। तो इनको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। ये जो स्टेट फंक्शन के बीच में डायग्राम बनाए जाते हैं ना, इनको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, PV डायग्राम। कि जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, लेट अस सपोज प्रेशर इंक्रीज किया होगा, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हर जगह पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। ये इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर में चला गया। इंडिकेटर डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। सही बात है गलत बात? अगर आपको PT डायग्राम बनाना हो आइसोकोरिक प्रोसेस का तो कैसे बनाओगे? We know that for an ideal gas PV is equal to nRT, और हमें P और T में डायग्राम बनाना है तो Y is equal to mx जैसा रिलेशन बनेगा। सही बात है गलत बात? तो Y की जगह P NR अपॉन V इंटू T, तो ये हो गया Y is equal to mx। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। सही बात है गलत बात? यो ये P वर्सेस T डायग्राम हो गया। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और एक और दूसरी आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है जिसका PT डायग्राम ये है, बताओ किसका वॉल्यूम, कौन सी गैस का वॉल्यूम बड़ा है? जैसे एक तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है जिसमें V1 वॉल्यूम चल रहा है स्टेज 1 से स्टेज 2, और एक दूसरी प्रोसेस हो रही है जिसका V2 वॉल्यूम चल रहा है स्टेज 1 से स्टेज 2। इनमें से कौन सा वॉल्यूम बड़ा है? चलो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, लेकिन कोई अपने आप में बड़ा तो होगा ना V1 और V2 में। कौन सा बड़ा है? ये V1 है, ये V2 है, बताओगे? कोई बता सकता है क्या? V2 V2 1 बड़ा है। जिसका स्लोप छोटा, y इज इक्वल टू mx।
m इज इक्वल टू एन आर बाई वी। तो जिसका स्लोप छोटा उसका वॉल्यूम बड़ा। इसका स्लोप छोटा है v2 का, v2 इज ग्रेटर देन v1। समझ में आ रही है बात? तकलीफ है भाई किसी को? चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया भी सभी को? हाँ सर। हाँ सर। कुछ चेंज करना है क्या? मतलब कुछ भी दिक्कत लग रही है आपको? स्पीड कम ज्यादा लग रही है पढ़ाने की? जो नए बच्चे आए हैं या जो पुराने बच्चे हैं, किसी को भी, या चलने दे जैसा चल रहा है वैसा सही है? सर आगे का स्ट्रेस कैसे कवर होगी सर? क्या बोल रहे हो बेटा रिद्धि? आवाज नहीं आ रही ढंग से। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, सर आगे कौन कौन से टॉपिक्स किस ऑर्डर में होंगे? आगे कौन कौन से टॉपिक? ऑर्डर क्या रहेगा सर? इसके बाद आप क्या चालू करोगे? इसके बाद एज पर इंस्ट्रक्शन, देखिए मुझे पता नहीं है सिस्टम में क्या है। जैसे सर ने, एरियस सर ने मुझे ये बोला था कि दूसरे फैकल्टी भी पैरेलल में चलाएंगे क्लासेस, चाहे जीआरसी सर आपकी क्लासेस पैरेलल में लेंगे, और वो कौन से टॉपिक चालू करेंगे आई डोंट नो, बट मुझे एज पर इंस्ट्रक्शन ये है कि पहले कैटेजी थर्मो कंप्लीट करें और फिर मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट करें। सुनना मेरी बात? हाँ सर। तो एक दूसरे फिजिक्स सर वो फैकल्टी भी दूसरा ट्रैक आपके कब तक चालू होगा, आपको कुछ पता है क्या? दूसरा क्या? दूसरा क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो? दूसरा अगले हफ्ते हो जाएगा शायद। अगले हफ्ते क्या हो जाएगा? तो गौरव सर का क्लास कब चालू होगा? अच्छा, गौरव सर का क्लास मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते हो जाना चाहिए। दूसरे फैकल्टी ऑब्वियसली पैरेलल में चालू करेंगे आप, क्योंकि एक फैकल्टी से इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना यार। तो पैरेलल में दोनों फैकल्टी पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। आज आपका रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? मैं आज का रिकॉर्डिंग अभी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है? सर ये भी भेज देना पीडीएफ। आप पीडीएफ अभी भेज दूंगा। होमवर्क, होमवर्क आप यही है कि कैटेजी थर्मो की सीट शुरू कर दो। उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी तो मेरे को पता नहीं है कर सकते हो नहीं, बट एक बार सेक्शन ए तो कर ही सकते हो। और पिछला टॉपिक अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया तो उसकी सीट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना? एक्सरसाइज 1-3 सब कंप्लीट कर लीजिए। सर मेरा नहीं हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसका नहीं हुआ है? सर मेरा। तुम तो RM2 में हो ना? हाँ सर। हाँ, RM2 वालों का नहीं हुआ है, उनका गौरव सर करवाएंगे, ठीक है? अच्छा ओके RM1 को कंप्लीट करवा दिया मैंने, ठीक है? ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ भाई आज के लेक्चर की, और आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ठीक है? चलिए बाय एवरीवन। सर, हाँ बोलो। सर वो एक क्वेश्चन था। हाँ भाई, तुमने वो क्वेश्चन भेजा ही नहीं मुझे, मैंने बोला था तुम मुझे क्वेश्चन भेजना। सर व्हाट्सएप पे भेजा है। अभी भेजा है क्या? ठीक है, मैं देख हाँ लेता हूँ, डिस्कस करते हैं अपन इस क्लास में, ठीक है? अभी तो मेरा हाँ दूसरा लेक्चर है यार, ठीक है? हाँ सर। चलिए बाय एवरीवन।